हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम करने वाले हैं और 2 वीक हमारे हो चुके हैं। थर्ड वीक आज शुरू हो रहा है और हर वीक में 5 प्रैक्टिस सेट हम टारगेट करते हैं। और उन 5 प्रैक्टिस सेट में आसान क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। अगर आप सैटरडे और संडे में इनका रिवीजन करते होंगे तो एक अच्छा पैकेज आपको मिलता होगा क्वेश्चंस का। यानी कि 100 ऐसे सवाल आपको मिलते होंगे हर वीक। सैटरडे संडे में जब आप इनका रिवीजन करने बैठते होंगे तो 100 ऐसे सवाल होंगे जो वास्तव में क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए करें शुरू। जिस दिन हमारे सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, लगभग 40 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है हमारा। तो 4,000 प्लस क्वेश्चन हमारे पास होंगे और 4,000 प्लस क्वेश्चन, सॉरी 800 प्लस क्वेश्चन, 4,000 कह रहा हूँ मैं, कुछ और सोच रहा था। 800 प्लस क्वेश्चन हमारे पास होंगे और वो 800 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने जितना भी सिलेबस का रिवीजन किया उन सब का निचोड़, हर लेवल का। 4,000 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलो ठीक है, पढ़ते हैं भाई आगे। और ये होमवर्क क्वेश्चन था। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो संख्याएं केवल अपने आप से कटे या 1 से कटे, या फिर अगर मैं कहूं जिनका HCF 1 होता है, को वो होती है को प्राइम। और प्राइम नंबर्स होते हैं कि जिनका कोई फैक्टर नहीं होता। सॉरी, को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है और प्राइम नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है। तो 100 तो नहीं है 3 अंकों की, क्योंकि फैक्टर बहुत सारे हैं। 101 है क्या? हाँ, 101 है। किसी से भी नहीं कटेगी तो हमारा सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम नंबर यही हो जाएगी। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं, खुद से उसका रिसर्च करना। 2 अंकों की लार्जेस्ट, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है? फिर आपको बताना है 3 अंकों की लार्जेस्ट, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर। आपको बताना है 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर। फिर आपको बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर। ये सर्च करके और रिसर्च करके, सर्च और रिसर्च दोनों करके आपको याद रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये 4-5 क्वेश्चन के ऊपर सर्च और रिसर्च दोनों करना और फिर ध्यान में रखना। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी लगभग? बताएंगे भाई? अगर मैं आय, खर्च और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपसे पूछूं तो उसने कहा आय का 68% खर्च करती है। यानी कि आय अगर उसकी 100 है तो खर्च कितना किया? 68। अगर 100 रुपए कमाया, 68 खर्च कर दिया, तो क्या मेरे भाई 32 रुपए बचाए होंगे? 4 से जाएगा 8 बार, 4 से जाएगा 17 बार और 4 से जाएगा 25 बार। यानी कि 25, 17 और 8, ये आपका आय खर्च बचत का रेशियो हो गया। अब सवाल कहता है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि और खर्चे में 10% की वृद्धि। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वृद्धि को प्लस में रखना है। तो आय में भी वृद्धि है और खर्चे में भी वृद्धि है, तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया आय में 15% है ना, तो 15% से गुणा, और खर्च में 10% है तो 10% से गुणा। 15×5 75, 15×2 30 और 7 37, 17 170। अब आप ऐसे सोचो कि भैया उसकी नई इनकम, नई आय 375 रुपए है और नया खर्चा 170 रुपए है। तो आप नई बचत बता सकते हो, आय में से खर्चा माइनस कर दो, बचत मिल जाएगी। 5 में से 0 गया 5,
आप कहेंगे 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो 205 रुपए उसकी, या 205% उसकी नई बचत है। आपका आंसर एक कदम दूर है, आपको 205 से डिवाइड करना है, और 205 को डिवाइड करना है उसके अनुपात यानी कि 8 से। आप कहेंगे 8 दूनी 16, 4, 8 पंजो 40, 25 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है जिसमें 25 पॉइंट समथिंग है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 25.62 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से सवाल ये करने होते हैं, और ये आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 240 है, HCF 15 है, तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या। आपको यहां पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, संभावित युग्मों की संख्या बतानी है भैया। ऐसे कितने पेयर, ऐसे कितने जोड़े, ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं जिनका एलसीएम 15 होगा और जिन संख्याओं का योग 240 होगा। ऐसे कितने दो संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं? अच्छा सवाल है। आप मान के चलो कि उन दो संख्याओं का रेशियो कितना, ए अनुपात बी, जहां पर ए और बी क्या होते हैं, आप सभी ने पढ़ा है, जहां पर ए और बी कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य होते हैं। अगर मैं इनके ओरिजिनल संख्या की बात करूं तो HCF से गुणा कर दो, पहली संख्या 15A और दूसरी संख्या 15B। पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, पहली संख्या 15A हो जाएगी और दूसरी संख्या 15B हो जाएगी। अब सवाल ने बोला योगफल 240 है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा 15A प्लस 15B बराबर 240, तो यहां से 15 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में A प्लस बी बराबर 240। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 छिके 90, 16 बार कट गया, यानी कि भैया A प्लस बी कितना मिला, 16। अब आपको A और B के उन सभी पॉसिबल वैल्यूज को पता करना है जिनको जोड़ने पर 16 आता हो। तो क्या मैं 1 से शुरू कर दूं? 1, भाई दो संख्याओं को जोड़कर 16 बनना चाहिए, तो 1 और 15 16 होता है जुड़कर। फिर 2 लिखो, 2 और 14 जुड़कर भी 16 होता है। 3 लिखो, 3 और 13, 13 और 3 16 होता है। 4 लिखोगे तो 12 और 4 16 होता है। 5 लिखोगे, 11 5 16। 6 लिखोगे, 10 और 6 16। 7 लिखोगे तो 7 और 9 16। 8 लिखोगे तो 8 और 8 16। फिर 9 लिखोगे तो 9 और 7 16। लेकिन जैसे ही आपने 9 और 7 लिखा, जैसे ही आपने 9 और 7 लिखा, आपके दिमाग में एक घंटी सी बजी कि यार ये 9 और 7 की जोड़ा तो मैं पहले ले चुका हूं, कहां, ये रहा 7 और 9। तो जहां भी आपका जोड़ा रिपीट हो जाए, भाई आप ऊपर से 1 से लिखते आए, 1 15, 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9, 8 8 और फिर 9 7। 1 से लेकर आपने काउंटिंग शुरू करी और फिर आपने देखा 9 7 लिखते ही पेयर मुझे मिल गया, तो पेयर रिपीट हुआ है तो वहां पे रोक दो, वहां से आगे आपको नहीं जाना है। बस यही आपके पॉसिबल पेयर हैं जिनको जुड़कर 16 बनता हो। तो आपका जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कह दोगे सर 8 पेयर, और आपका जवाब हो जाएगा गलत। आपका जवाब हो जाएगा गलत। क्यों गलत क्यों है, कोई बताएगा मुझे? भाई 8 जोड़े बन रहे हैं जिनको जुड़कर 16 बन रहा है, और मैं कह रहा हूं 8 गलत है, क्योंकि ए और बी क्या है, सह अभाज्य है, को प्राइम है। ये मैंने शुरू में बोला था आपको कि ए और बी क्या है, को प्राइम, जिनका HCF 1 हो। तो यहां से उन पेयर को उठाना है जिनका HCF 1 हो। तो 1 और 15 से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं, ये जोड़ा ले सकते हैं। 2 और 14 से 2 कॉमन आ जाएगा, इसको नहीं लेंगे। 3 और 13 को ले सकते हैं। 4 और 12 से 4 कॉमन आ जाएगा, नहीं लेंगे। 5 और 11 को ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, नहीं। 7 और 9 को ले सकते हैं, 8 8 से पूरा 8 कॉमन आ जाएगा, नहीं। तो 1 2 3 और 4, आपकी केवल 4 पेयर ही मेरे भाई पॉसिबल बन पाएंगी, और ये सवाल बहुत बेहतरीन बन जाता है। जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर का क्वेश्चन होता है तो उस पर प्रैक्टिस करनी है आपने। ये सवाल करिए, ये बोर्ड मास का थोड़ा सा अच्छा सवाल लेकर आया हूं।
करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए जरा भाई, सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को अलग, बड़ा सवाल देखकर डरना मत, ये बहुत अच्छा सवाल है, आसान है। यहां ब्रैकेट वाली संख्याओं को ऐसे मान के चलो छोटे छोटे तीन सवाल हैं, तीनों का अलग अलग आंसर निकाल के बीच में ये साइन रख देना, तो सिंपल। भाई अगर मैं कहूंगा 3 एकम 3 और 1 4/3, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाई 7 दूनी 14 और 6 20/7 ऑफ 5 पूरे 25 और 3 28/5। ठीक है, तो पहले भाग और ऑफ में सॉल्व कौन होता है, पहले ऑफ सॉल्व होता है, और ऑफ का मतलब गुणा होता है, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, तो 4/3 डिवाइड बाई 4 चौक 16। अब 16 को मैं 16/1 कह सकता हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करता हूं तो क्या ये फ्रैक्शन पलट जाएगा? हाँ, 4 चौक 16, तो यहां से कितना मिल गया, 1/12। कितना मिल गया बच्चा, 1/12। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो, 5 6 30 और 2 32/5 डिवाइड बाई 2 चौक 8 और 1 9/2 ऑफ 3 पंजे 15 और 1 16/3। तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, करिए जरा। भाई 2 8 16, 3 तिया 9, तो 32/5 डिवाइड बाई 8 तिया 24, इसको मैं 24/1 कह सकता हूं। अगर आप भाग के साइन को गुणा में चेंज करते हो तो पलट जाता है सामने वाला फ्रैक्शन। 8 तिया 24 और 8 चौकू 32, कितना आ गया, 4/15। दूसरे वाले से कितना मिल गया, 4/15। ऐसे ही तीसरे वाले को सॉल्व कर लो, ऐसे ही तीसरे वाले को सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि सर 3/4 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8/3 डिवाइड बाई 5/9 ऑफ, ये कितना बनता है, 5 एकम 5 और 1 6/5। पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 3/4 गुणा 8/3, भाग के साइन को गुणा में चेंज करोगे फ्रैक्शन पलट जाएगा, 3/2। 3 से 3 गया, 2 चौको 8, 4 से 4 गया, केवल 3 बचा। लो, तीन संख्या मिली है हमें। अब तीनों को रख दो, आप कहोगे 1/12 गुणा, दूसरे वाले से क्या मिला है, 4/15, भाग, भाग के साइन को अगर मैं गुणा में चेंज करता हूं तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, कितना आ गया, 1/3 तिया 9, 15 निम्मा 135। अब कितना बनता है, 1/135। और किस किस के बीच में है, एग्जैक्ट वैल्यू भी पता करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से कहोगे कि सर 0 पॉइंट, मैं क्या कह सकता हूं भाई, 0 पॉइंट, एक जीरो लगा दो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और यहां पर मैं कहूंगा 0 पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, जरा बताना। 1000 को 135 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 1000 को 135 से डिवाइड करोगे तो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 200, और 27 कितनी बार जाएगा, 27 पंजे 135, 27 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 4 18, 189, तो 27 सत्ते 189। अब आप देख लो, 0.007 से थोड़ा सा ज्यादा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि यहां पर जैसे ही आपने काटा तो 0.007 और आगे एक डिजिट और आएगी, तो 0.007 से बड़ा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 0.007 और 0.008 के बीच, नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत। आपने इसको काटा तो 0.007, आगे एक आध डिजिट जो भी आएगी तो वो इससे बड़ी होगी। एक ही ऑप्शन है ए। आगे चलो, एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए अपनी पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। यदि लाभ 7,920 है तो सी का हिस्सा उसमें क्या होगा, बताइए जल्दी से।
भाई सबसे पहले उनकी पूंजी का रेशियो बनाते हैं। तो सवाल ने क्या बोला है, ए की पूंजी सी का 7 गुना। तो सी अगर 1 यूनिट है तो ए कितना है, 7। एक ही लाइन में रेशियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ए की पूंजी सी का 7 गुना, सी अगर 1 है तो ए कितना है, 7। अब सवाल कहता है बी की पूंजी ए की पूंजी का डबल। तो ए अगर 7 है तो बी कितना है, डबल 14। ए का डबल कर दिया, एक ही लाइन में रेशियो आ गया। और आप जानते हैं जो रेशियो पूंजी का होता है वही रेशियो प्रॉफिट यानी कि लाभ का होता है, अगर सभी लोग साथ में शुरू करें बिजनेस और लास्ट तक जुड़े रहें। यहां वही केस है। तो जो लाभ 7,920 है ये पूंजी के अनुपात में ही बटेगा। 14 7 21 और 1 22। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7920। तो एक यूनिट की वैल्यू 22 दिया 66, 22 छिक्के 132, 360। तो कह रहा है भैया सी का हिस्सा कितना है, तो 1 इंटू 360 यानी कि 360। तो क्या जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे। एक राशि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप का दोगुना हो जाती है, कितने वर्ष में यह अपने आप का 2048 गुना हो जाएगी, बताइए। ऐसे क्वेश्चन सीआई और एसआई दोनों में देखने को मिलते हैं, दोनों में करने का तरीका अलग होता है। बात यहां चक्रवृद्धि ब्याज की हो रही है और चक्रवृद्धि ब्याज में चीजें पावर में चलती हैं। तो सवाल ने बोला है अपने आप का दोगुना। तो दोगुना है तो दोगुने को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1। और कितने साल में, 15 साल में। कितने साल में बच्चे 2 की पावर 1, 15 साल में। उसने पूछा कितने साल में, 2048। 2048 2 की कितनी पावर होती है आपको नहीं पता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक का वैल्यू क्या होती है। ये आपको क्लास में भी कई बार बताया जाता है और आपको मतलब कॉमन सेंस है, ये पता होना चाहिए 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक की वैल्यू। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। आपने कैलकुलेशंस में बहुत यूज किया है। तो 2 की पावर 10 1024 होता है। तो 1024 भाई मैंने कहा 2 की पावर 10 1024। अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो इधर भी 2 से गुणा कर दूंगा तो पावर तो प्लस हो जाएंगी, 2 की पावर 11 2048। तो 2048 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 11। तो 2 की पावर 1 15 साल में, तो 2 की पावर 11 कितने साल में। पावर को उठाकर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, पावर को उठाकर सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर 165 वर्ष में। तो 2048 गुना होने में कितना समय लगेगा, 165 साल। एक परिवार के 10 सदस्य की औसत आयु 22 साल है। यदि परिवार के मुखिया को अपवर्जित किया जाता है, अपवर्जित यानी कि बाहर निकाला जाता है, एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया परिवार से, तो बाकी सदस्यों की औसत आयु 2 साल कम हो जाती है। तो परिवार के मुखिया की आयु बता दो कितने साल है। सिंपल है ये तो, योग मेथड से निकाल लो या फिर डेविएशन से निकाल लो, आपकी मर्जी है, जिस मेथड से आपने पढ़ा है। बोलिए जी। आप बताओ भैया, ऐसे चुप चुप देखते रहोगे, आपसे कह रहा हूं, हाँ गमछे वाले भैया से। भाई 10 लोगों का एवरेज 22 है, तो 10 लोगों का योग कितना हो जाएगा, औसत को संख्या से गुणा कर दिया। आप कहेंगे सर 10 लोगों का योग हो जाएगा 220। 10 लोगों का एवरेज अगर 22 है तो 10 लोगों का योग कितना है, 220। कह रहा है अगर मैं मुखिया को अपवर्जित यानी कि मुखिया की आयु को हटा दूं तो 220 में से मुखिया की आयु हटेगी, तो मुखिया की आयु को कुछ भी मान लो, एम मान लो। मुखिया की आयु कम करी 220 में से तो माइनस एम बराबर। अब कितने लोग बचे हैं, 10 में से एक व्यक्ति गया, 9 लोग बचे हैं। भाई 9 लोग बचे हैं ना, और सवाल कह रहा है औसत 2 साल कम हो गया। जो पहले 22 साल था अब 2 साल कम हो गया, तो एवरेज कितना बचा है, 20।
लोग 9 बचे हैं, एवरेज 20, तो योग कितना हो जाएगा, औसत को संख्या से गुणा कर दिया। तो m बराबर कितना होगा, ये 220 यहीं पे रहने दो, ये उधर जाकर प्लस, ये इधर आकर माइनस, 9 दूनी 18, 180। तो मुखिया की आयु कितनी है, 40 साल। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। मुखिया की आयु कितनी है बच्चा, 40 साल है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए ग्राफ देख लेते हैं, एक बार पढ़ो इसे जरा। निम्नलिखित आरेख 2016 से 2021 के दौरान एक कंपनी द्वारा दो प्रकार ए और बी की कारों के उत्पादन को दर्शाता है, और वो भी हजारों में। यानी कि यहां पर एक कंपनी है बच्चा, दो प्रकार की कारों का प्रोडक्शन करती है, कार ए और कार बी, और 2016 से लेकर 2021 तक का उनका प्रोडक्शन बताया है। तो जो ब्लू कलर है वो टाइप ए की कार है, जो ऑरेंज कलर है ये टाइप बी की कार है। तो टाइप ए की कार का प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से गया, और टाइप बी की कार का प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से गया। सबकी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। ओके, ऊपर वाली वैल्यू कंफ्यूजन हो तो देख लेना, ऊपर वाली वैल्यू जो है ये ऑरेंज वाली है, फॉलो करते रहना इसी को। यहां पे आके ये नीचे हो गई, और ये वाली वैल्यू ब्लू वाली है। तो सवाल क्या है देखिए जरा, इन वर्षों के दौरान ए प्रकार की कारों की कुल उत्पादन बी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। ये थोड़ा सा सवाल में कैलकुलेशन है। ए का टोटल निकालना है, बी का टोटल निकालना है। अगर मैं ए का टोटल निकालूं तो ए ब्लू है ना, तो यहां से शुरू हुआ, जो मैं सर्किल कर रहा हूं ये ब्लू वाली वैल्यूज को सर्किल कर रहा हूं, ऊपर निकल गई ना ब्लू लाइन, तो ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज जो है ये ए प्रकार की कार है। जरा जोड़ना, 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12 और 1 13, 1300 तो ये हो गए, 50 और 25 75, तो ये हो गया 1375। अब बी प्रकार की कार का प्रोडक्शन देखते हैं, 150 200 150 200 250 300। तो 150 150 300 200 और 200 400, 400 और 3 700, 1000 1250। क्या सही जोड़ा है मैंने, देख लेना भैया। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 10। तो क्या रेशियो आ गया, 11 10 का आ गया। क्या सभी का यही आ रहा है, 11 10? ए और बी का रेशियो कितना है, 11 10। एक दुकानदार एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 2400 रुपए में खरीदता है यानी कि कॉस्ट प्राइस। वह उस पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है, जिसे 20% की छूट देने पर भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हो। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एक साथ दिए हो, ऑलवेज रिमेंबर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात वाला क्वेश्चन हो सकता है। यहां उसने बोला है कि क्रय मूल्य 2400 रुपए है, इस प्रकार उसने अंकित किया मूल्य कि 20% की छूट दी अगर, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। कह रहे बताओ अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पूछ लिया। तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होता है 100 माइनस डी, डी फॉर डिस्काउंट, और 100 प्लस पी, पी फॉर लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना है 20, 100 में से 20 गया 80, प्रॉफिट कितना है 20, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12। तो भैया क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो मिल गया। क्रय मूल्य उसने 2400 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा 1200, तो 3 यूनिट का मतलब कितना आएगा 12 तिया 3600। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3600, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से एक टैंक को भर सकता है। दोनों पाइप मिलकर 48 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप अकेला कितने समय में भरेगा। पहली लाइन में उनकी एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है।
दो पाइप के बारे में बात हुई, कह रहा है एक पाइप दूसरे की तुलना में 4 गुना, अगर ये 1 यूनिट क्षमता लेकर बैठा है तो दूसरे वाला 4 गुना, यानी कि 4 यूनिट। अब उसने बोला है कि दोनों मिलकर 48 मिनट में भर सकते हैं, तो अगर मुझे टोटल वर्क, कुल काम निकालना है, तो मैं दोनों की क्षमता लूंगा, 4 और 1 5, और 48 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 240। कह रहा धीमे वाला पाइप, धीमे वाला यानी कि जिसकी क्षमता कम है, तो 240 बटे जिसकी क्षमता कम है, आप कहेंगे 240 मिनट। क्या कहेंगे बच्चा? 240 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जब भी रेस वाले सवालों में, सर्कुलर रेस, वृत्ताकार रेस में प्रारंभिक स्थान पर मिलने की बात होगी ना, तो हमेशा आपको, जितने भी लोग दौड़ रहे हैं उस दौड़ में, एक चक्कर में कितना समय उनको लगा वो निकालना है। मान लो दो लोग दौड़ रहे हैं, ए और बी, तो ए को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, बी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, वो निकालना है, अगर वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कहेगा। अगर प्रारंभिक बिंदु पर नहीं कहेगा तो फिर सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड लगानी है, डीएसटी का नियम, दूरी बराबर चाल गुणा समय सापेक्ष गति। दूरी क्या लेनी है? पूरे वृत्ताकार की परिधि, समय आ जाएगा। लेकिन अगर प्रारंभिक बिंदु यूज किया तो फिर संभल के चलना है। मैंने कहा राम, राम को कितना समय लगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 800 मीटर का पूरा ट्रैक और राम की चाल है 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50। राम को लगे 32 सेकंड एक चक्कर में। फिर मोहन, मोहन को कितना समय लगा? 800 बटे, और मोहन की स्पीड है 40, तो भैया मोहन को लगे हैं 20 सेकंड एक चक्कर में। और आपका जो आंसर होगा वो एलसीएम ऑफ एक चक्कर का समय 32 और 20 कितना होगा? 160 होगा क्या? यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार 160 सेकंड के बाद मिलेंगे। 32 पंजे 160 और 2 अट्ठे 16। एक पहिए का अर्ध व्यास 22.4 सेंटीमीटर है। अर्ध व्यास का मतलब ही त्रिज्या होती है भाई। अर्ध व्यास का मतलब क्या हुआ? व्यास का आधा, और व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, यानी कि वो घुमाना चाह रहा है। वो डायरेक्ट ये भी कह सकता था कि पहिए की त्रिज्या इतनी है ना, उसे तो खुराफाती करनी है आपके साथ। अर्ध व्यास बोल दिया उसने, मतलब त्रिज्या ही होती है। तो उस पहिए की त्रिज्या कितनी दे दी आपको? 22.4 सेंटीमीटर। कह रहे भाई साहब 500 परिक्रमा पूरा करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? क्या आपको पता है पहिए द्वारा जब कोई दूरी तय की जाती है तो उस सवालों में पहिए के चक्कर भी गिने जाते हैं कि पहिए ने कितने चक्कर लगाए। अगर मैं आपसे पूछूं पहिए ने एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी, कोई भी पहिया है, अगर मैं कहता हूं एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, भैया जितनी उसकी परिधि होगी, जितना उसका पेरीमीटर, सरकमफेरेंस होगा, उतनी दूरी एक चक्कर में तय करेगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी? 2πr। और ऐसे कितने चक्कर हैं? n चक्कर, 2 3 4, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये वैल्यू होती है टोटल दूरी के बराबर। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि d बराबर 2πrn, नहीं तो एक चक्कर की दूरी गुणा n बराबर d भी याद रख सकते हो। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 22.4, और n कितना है? 500। पॉइंट हटेगा नीचे, एक जीरो आ जाएगी, ये गया। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और 32 पंजे 160, यानी कि 1600। तो 0 0 और 16 चौक 64, 6,
16 चौक 64 और 6 70, 70,400 सेंटीमीटर की दूरी, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में रखा तो 70,400 सेंटीमीटर। उसने मीटर में ऑप्शन दिया है तो भैया 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। आप कहेंगे 704 मीटर। तो कितनी दूरी तय करी भाई साहब, 704 मीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, चले आगे। ये देखिए एक बार, कह रहे दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2000 से 2006 तक वार्षिक लाभ के आंकड़ों को दर्शाता है। 2000 से 2006 तक ये लाभ है, प्रॉफिट की वैल्यूज दी हुई है। आसान सवाल है। चलो आगे। जिन लोगों को चैप्टर वाइज करना है बच्चा, कुछ लोग कहते हैं ना चैप्टर वाइज शुरू में परेशान थे, तो मैं आज शाम से 7 बजे से 20 क्लास कराने वाला हूँ। 20 मतलब 18-20 क्लास एसएससी जीडी के लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। क्वेश्चंस ही होंगे लेकिन वो चैप्टर वाइज होंगे, उसमें हर टाइप कवर होगा। और आपके लिए 100% प्रॉफिटेबल है। ये मत सोचना कि जीडी के लिए है तो हम क्यों ले, हमारे सिलेबस से बाहर है, नहीं। 100% सिलेबस मैच करेगा आपका। 1% मैं 99 भी नहीं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। तो आप चाहो तो वहां से चैप्टर वाइज कर सकते हो, जिन लोगों को चैप्टर वाइज करना है। ठीक है, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे क्लास रहा करेगी, और 20-22 क्वेश्चन ही किया करेंगे हम। जो चैप्टर बड़ा होगा उसमें 2 क्लास करेंगे। जैसे परसेंटेज है तो 20-20 क्वेश्चन की 2 क्लास, जो छोटा है उसमें 20 क्वेश्चन की 1 क्लास। कह रहे आंकड़े के आधार पर 2003 में लाभ और 2001 में लाभ का अनुपात। तो 2003 में प्रॉफिट कितना है, 2003 में ये रहा, 2001 में कितना है ये रहा। तो रेशियो बताना है 2000 और 1500 का। 5 तिया 15, 5 चौको 20। क्या रेशियो आ गया, 4:3, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है ये तो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। याद रखना, जो संख्या 2 और 5 दोनों से कटती है भैया वो संख्या 10 से कटती है। 2 पंजे 10। और जो संख्या 10 से कटती है उस संख्या का लास्ट डिजिट क्या होगा, हमेशा उस संख्या का अंतिम अंक हमेशा 0 होगा। जो संख्या 10 से कटेगी उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगा। तो 2 और 5 से कटने वाली संख्या 10 से कटेगी, और 10 से कटेगी तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है। ऐसे कर दिया आपने सवाल को। अब आप चेक करते रहो, 2 से काट के देखो, फिर 5 से कटने वाली, ऐसे थोड़ी चलता है काम। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर और 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। यहां पर 2 रेलगाड़ियों की लंबाई भी दी हुई है और दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी भी दी हुई है। अगर वो ये कहता कि दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगी, तो उस सवाल में हमें इनकी लंबाई की जरूरत नहीं पड़ती। मिलने का मतलब है ये ट्रेन आई, आमने सामने मिल गई। लेकिन सवाल ने क्या पूछा कि भैया इनकी लंबाई इतनी इतनी है, इनके बीच की दूरी इतनी है, एक दूसरे को कब पार करेंगी। तो जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो हम उनकी लंबाई को जोड़ देते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय। और चूंकि यहां पर उन दोनों के बीच भी हमें दूरी दी हुई है तो तीनों लंबाई को जोड़ दो। 450 की पहली ट्रेन, 300 मीटर की दूसरी ट्रेन, और दोनों के बीच 300 मीटर की दूरी। तो दूरी हो जाएगी टोटल। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है, 162 प्लस 108। और चूंकि ये मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो और गुणा समय। तो 3 3 6 और 4 10, 1050 बराबर 8 2 10, 6 और 1 7। क्या कर दिया ये, 8 2 10, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 270 गुणा 5/18 गुणा टी। तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 15 सत्ते 105, और 5 से जाएगा 14 बार। तो कितना समय लगेगा भाई साहब, 14 सेकंड। कितना समय लगेगा, 14 सेकंड। समझे आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर सवाल ये कहता कि वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगी
तो हमें फिर इनकी लंबाई नहीं लेनी होती, फिर उनके बीच की दूरी ही लेनी होती। लेकिन अगर उसने बोला कब पार करेंगी, तो पहले तो 300 मीटर की दूरी कवर करी दोनों ने मिलके, फिर एक दूसरे को पार किया, तो हमें तीनों दूरी का समायोजन करना पड़ेगा। चलें आगे। 6 + √8 और 3 - √2 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? मीन प्रपोर्शन। भाई मध्य अनुपाती दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? √AB, है ना? एक संख्या और दूसरी संख्या। क्या मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? भाई 8 को मैंने 4 × 2 लिख दिया, तो यहां से दो कॉमन, सॉरी, √4 क्या होता है? 2। एक दो अंदर बचेगा, यहां से दो कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 3 + √2। यानी कि 6 + √8 को आप 3 + √2 भी कह सकते हो, क्योंकि मुझे इसके जैसी दिखने वाली संख्या चाहिए। तो अब आपने बोला √AB, तो 3 + √2, और दूसरी संख्या है 3 - √2। अब आपको पता है क्या कि a+b और a-b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है कि नहीं? भाई a+b और a-b क्या होता है? a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 - 2। कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7, 7 दूनी 14। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बच्चा, ये 1 नहीं आएगा यहां पर। आपका जवाब केवल √14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है। राम ने एक पुराना स्कूटर 45,000 में खरीदा। उसे बेचने से पहले मेंटेनेंस यानी कि मरम्मत पर 7500 रुपये लगाए। यदि स्कूटर को 5800 में बेच दिया तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? जो भी मरम्मत का खर्चा होता है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। यानी कि 45,000 रुपए का स्कूटर अगर खरीदा, 7,500 मरम्मत पर लगा दिए, तो 45 और 7 कितना होता है? 52,500। और बेचा कितने में है उसने? 58,000 में। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,500 का। भाई 5,500 का प्रॉफिट हो गया ना, उसे 52,500 में खरीदा, 58,000 में बेच दिया, 5,500 का प्रॉफिट। और परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, जीरो, 21 एकम 21, जीरो। 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, 10 दशमलव, एक ही ऑप्शन है, 10.48। जब भी थोड़ी टफ कैलकुलेशन हो ना, लास्ट में जाके एक नजर ऑप्शन पे डाल लिया करो। जैसे मुझे पता है 10 बार तो पूरा पूरा गया, 21 धाम 210। अब मैंने देखा 10 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है, मैं क्यों करूं आगे कैलकुलेशन भाई? उस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, और पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है। अर्ध गोले यानी कि हेमिस्फेयर के सारे फॉर्मूले लिखवा दूं आपको। कटोरा, ये इसकी त्रिज्या होती है। इसके आयतन की बात करता हूं तो 2/3 πr³। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो 2πr²। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो 3πr²। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर इसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस पूछा है, पाई की वैल्यू को 3.14 रखना है, और रेडियस कितना है? 50। तो 2 गुणा 3.14, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। 2500 की गुणा पहले 2 में कर दो तो ये 5,000 हो जाएगा, और गुणा 3.14, पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो,
314 पंजे कितना होता है? 1570, और एक जीरो लास्ट में ये रहेगी, तो 15,700 आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा भैया? 15,700। एक मिठाई में 1/3 चीनी है। यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत का 7/6 है, तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखता हूं इसे कौन करता है। बड़ी जल्दी बता दिया, 100/3 तुक्का मारा है, पक्का पक्का तुक्का मारा है तुम लोगों ने, एक दूसरे को देख के तुक्का मारा है, ऐसे थोड़ी चलता है। सॉल्व करो यार, ऐसे तो तुक्का मार के मैं कैसे पता कर पाऊं तुमने सही में ही सॉल्व करके बताया, तुक्का मार के बताया ऑप्शन डी। इतना अच्छा सवाल लेके आया तुमने तो क्रिया खराब कर दी सवाल की, ऑप्शन डी देखते ही बता के। कहां से लाऊं तुम्हारे लिए सवाल जिसका जवाब तुम ना दे पाओ? ऑप्शन ही गायब करके लाया करूं? है ऐसा लाऊं कोई प्रैक्टिस सेट जिसमें ऑप्शन ही ना दूं? हो जाएगा उसमें, जैसे 9वीं 10वीं में हम लोग करते थे। इतने तेज कैसे हो गए तुम कि देखते ही ऑप्शन डी? चलो हो सकता है मेहनत कर रहे हो। देखो, एक मिठाई में 1/3 चीनी है। चीनी कितनी है? 1/3। ऐसे ही रहने दो इसको। सवाल कहता है उसकी कीमत पिछली कीमत का 7/6 है। ये कीमत 7/6, इसका मतलब क्या है? कीमत 7/6 का मतलब है कि ये अगर पुरानी कीमत है, नीचे वाली संख्या, तो ऊपर वाली संख्या नई कीमत है। अगर मैं केवल वृद्धि की बात करूं, क्योंकि सवाल ने मुझसे केवल वृद्धि पूछा है, तो कीमत में वृद्धि बता दीजिए। आप कहोगे कि सर केवल परसेंटेज वृद्धि पूछी ना उसने, तो ये जो है पिछली कीमत का 7/6, यानी कि ये पुरानी और ये नई, तो वृद्धि का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई? 6 पुरानी कीमत थी, नई कीमत 7 हो गई, तो वृद्धि है 1/6 की। मुझे केवल वृद्धि से मतलब है कि वृद्धि का फ्रैक्शन, वृद्धि का भिन्न कितना है, तो वृद्धि का भिन्न है 1/6, यानी कि पुरानी कीमत 6 है, एक की वृद्धि है, तो 6 में एक जोड़ेंगे तो नई कीमत 7 आ जाएगी। केवल वृद्धि का फ्रैक्शन। तो अगर हमें परसेंटेज वृद्धि बतानी है, तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी 1/6 वृद्धि, और पुराना कितना है? 1/3, तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी 1/18, और परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई बच्चा? 100/18%। ऑप्शन सी। ज्यादा तेज बन रहे हो, हैं? ज्यादा तेज बन रहे हो, टीप खोरो तुम, है भाई? टीप खोरो, चतुर बनने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने। 2003 वाला टीचर नहीं हूं मैं, जो तुमसे कहूंगा कि नहीं यार ऑप्शन डी गलत है और तुमने तो गलत जवाब दिया, सही होगा ये, फिर तुम कहोगे अरे सर सी तो बताया था हमने। तुमने अगर डी बताया तो डी ही सही है, जब तक मैं सॉल्व ना कर दूं। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा आंसर रहना चाहिए। ओके, अब चेंज करो सी। आगे चले। 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 5 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण चाहिए, तो बताइए महंगे गेहूं का मूल्य क्या होगा? एलिगेशन मेथड लगा दो भाई। दो तरह के गेहूं बोले हैं, एक है 10 रुपए पर किलो वाला, कीमत को लिखो यहां। दूसरे वाला नहीं पता, उसकी कीमत हमसे पूछी है। कह रहा है 15 किलोग्राम गेहूं तो ये कीमत से है, और 5 किलोग्राम गेहूं दूसरे प्रकार का है। दोनों को मिलाकर 30 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार किया, तो जो मिश्रण है उसकी वैल्यू 30 रुपए पर किलोग्राम है। और नीचे वजन का रेशियो लिखो, तो 10 रुपए पर किलो वाला गेहूं 15 किलो था, दूसरे प्रकार का गेहूं कितना है? 5 किलो था, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। क्या यहां की वैल्यू निकालने में समस्या है किसी को? बड़े में से छोटा घटाओ, 30 में से 10 गया 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60। अब एक तो 30 से छोटा है, दूसरा क्या होगा? 30 से बड़ा होगा, तो 30 में 60 जोड़ दो, आपका जवाब आ जाएगा 90। तो महंगे वाले गेहूं की कीमत कितनी हो गई बच्चा? महंगे वाले
गेहूं की कीमत हो गई 90 रुपए पर किलो। ए 30 दिन में 1/3 काम कर सकता है, बी 24 दिन में 2/5 भाग कर सकता है। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, सी ने बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा किया। ए बी सी मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? बताओ भाई। ए जो है 1/3 कितने दिन में? 30 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? मल्टीप्लाई कर दो 90 दिन में। बी जो है 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो 2 से जाएगा 12 बार और 12 पंजू 60। तो बी पूरा काम 60 दिन में कर रहा है, ए 90 दिन में, बी 60 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 180। 9 दूनी 18, 6 तिया 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल कहता है उन्होंने 20 दिन तक साथ में काम किया। तो ए और बी ने 20 दिन में कितना काम कर लिया जरा बताना? 20 दिन में। तो आप कहेंगे दोनों की क्षमता है 5 और 20 दिन में कितना काम हो जाएगा? 100। ओके, वेरी गुड। तो अब जो बचा हुआ काम है, आगे पढ़ना जरा सवाल को। बचा हुआ काम जो है वो किसने किया? कोई बाहर से व्यक्ति आया क्या? हाँ, सी, जिसका जिक्र अब से पहले नहीं था। तो सी ने बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा किया। तो भाई साहब सी ने 8 दिन में कितना काम किया? 80। तो एक दिन में कितना किया होगा सी ने? 10 यूनिट। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने सी का एक दिन का काम क्यों निकाला? भाई उन दोनों ने 20 दिन तक काम किया, मैंने 20 दिन का काम निकाल दिया 100। काम था 180, बचा हुआ काम कितना? 80। सवाल कहता है सी ने शेष काम 8 दिन में किया। तो सी ने 8 दिन में 80 काम किया, एक दिन में 10। मैंने सी का एक दिन का काम क्यों निकाला? क्योंकि एक दिन का काम ही एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता होती है। आपने पढ़ा होगा ये बात। अब कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? तो टोटल काम 180 है और तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 2, 3 और 10। ये सी की क्षमता हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी। 10 और 3 13, 13 और 2 15, ये जाएगा 12। यानी कि तीनों मिलकर उसे 12 दिन में निपटा देंगे। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यहां पर होता है आपका सेट कंप्लीट और बाकी हम मिलेंगे अब कल यानी कि ट्यूसडे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।